हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू? वेलकम टू आवर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। कैसे आप सब लोग? मैंने आपकी प्रिपरेशन कैसे चल रही है? और जैसे कल मैंने वीडियो डाला था मैथ्स का सॉल्यूशंस 2018 का जो पेपर हुआ था आपका शिफ्ट 2 का, उसका सॉल्यूशन मैंने कल प्रोवाइड किया था। आज मैं फिजिक्स का प्रोवाइड कर रहा हूँ। इसी तरह से अपन जो भी बचे हुए पेपर है वो अपन सॉल्व कर लेंगे। इस चैनल पर अभी भी जो फर्स्ट टाइम आए हैं, मैं उनको कहता हूँ कि मैंने ऑलरेडी 80 से बहुत सारे वीडियो डाल चुका हूँ। ठीक है, आप चेक कर सकते हो प्ले लिस्ट में जाकर। ठीक है, और रिवीजन का टाइम में तो सारे वीडियो देख के जाना, उसमें बहुत करीब करीब आपको बहुत कुछ मिलेगा आपको ईटी से भी। ठीक है, चलो आप स्टार्ट करते हैं विदाउट टाइम वेस्ट किए। फिजिक्स 2018 शिफ्ट 2 का पेपर। क्वेश्चन देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन आया था क्वेश्चन कि व्हेन ए फेरोमैग्नेटिक मटेरियल इज हीटेड अबाउट द क्यूरी टेम्परेचर इट बिकम्स। देखो, क्यूरी टेम्परेचर डेफिनेशन ये होती है, द क्यूरी टेम्परेचर डिफाइंड, ये डेफिनेशन डिफाइंड एज द टेम्परेचर एट विच द फेरोमैग्नेटिक मटेरियल बिकम्स पैरामैग्नेटिक। होता क्या है, एक टेम्परेचर होता है, टेम्परेचर बढ़ाने पर हमेशा याद रखना जो मैग्नेटाइजिंग पावर होती है वो क्या होती है, धीरे धीरे रिड्यूस होती है। उसका एक क्यूरी ने क्या करा, एक एक्सप्लेनेशन दिया था और एक फॉर्मूला दिया था, एक्सएम बराबर सी बाई टी। जहाँ एक्सएम जो होता है वो मैग्नेटाइजिंग पावर होती है और टेम्परेचर क्या है, जो टेम्परेचर रहता है। ठीक है ना, अभी टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो ये एक्सएम क्या हो जाएगा, कम होगा। टेम्परेचर बढ़ाने पर एक्सएम कम होगा। तो फेरोमैग्नेटिक ज़्यादा मैग्नेटिक होता है एज कम्पेयर टू पैरामैग्नेटिक। बट अगर फेरोमैग्नेटिक का टेम्परेचर क्यूरी टेम्परेचर ज़्यादा बढ़ाएंगे तो उसका मैग्नेटिक कम होता रहेगा और वो क्या बन जाएगा, पैरामैग्नेटिक हो जाएगा। क्या बन जाएगा, पैरामैग्नेटिक। तो ये फॉर्मूला भी लिख लीजिए और ये याद रखना कि हमेशा टेम्परेचर बढ़ाने पर मैग्नेटाइजेशन पावर जो होती है वो कम होती है। दैट्स वाई फेरोमैग्नेटिक का मैग्नेटाइजेशन होता होगा कम हो जाएगा और वो क्या बन जाएगा, पैरामैग्नेटिक। अभी किसी को कंफ्यूजन है कि फेरोमैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक ज़्यादा मैग्नेटिक कौन होता है? फेरोमैग्नेटिक जो होता है पैरामैग्नेटिक ज़्यादा मैग्नेटिक होता है। अगली बात समझ में? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए ये वाला क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट, ये वाला रिलेशन मैंने अपने नोट्स में कराया हुआ है आपको, आप जाकर देख सकते हो। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म मैंने जब कराया था तो उसमें नोट्स में कराया था डी बराबर पी प्लस एप्सिलॉन नॉट ई होता है, ये मैंने रिलेशन कराया हुआ है आपको। जाकर आप देखिएगा नोट्स में मिल जाएगा। आंसर क्या होगा, थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, दो क्वेश्चन के नेक्स्ट क्वेश्चन भी मैंने कराया हुआ है आपको। क्वेश्चन पढ़िए, टू सोर्सेज ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट आर सेंट टू बी कोहेरेंट। कोहेरेंट कब होता है, इफ लाइट वेव्स प्रोड्यूस बाय देम हैव द सेम, बिल्कुल वेवलेंथ सेम होनी चाहिए और उसका फेज डिफरेंस क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। फेज डिफरेंस टाइम के साथ चेंज नहीं होना चाहिए। मैंने कोहेरेंट सोर्स की डेफिनेशन बताई हुई है, आप चेक करना। यही डेफिनेशन में बताई हुई है कि दो सोर्स कोहेरेंट तब होते हैं जब उनकी वेवलेंथ अप्रॉक्सीमेटली सेम होनी चाहिए और उनका जो फेज डिफरेंस होना चाहिए वो टाइम के साथ चेंज होना चाहिए या फिर वो कांस्टेंट रहना चाहिए। आगे बात समझ में? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्या बोला, विच ऑफ द फॉलोइंग इंसिडेंट लाइट वाज वेव फ्रंट इज द मोस्ट सुटेबल फॉर ऑब्जर्विंग ए सिंगल स्लिट रिफ्लेक्शन पैटर्न। स्टूडेंट, वेव फ्रंट होता क्या है? वेव फ्रंट होता है ए सरफेस, रियल और इमेजिनरी, दैट इज द लोकस ऑफ ऑल एडजेसेंट पॉइंट एट विच फेस ऑफ ऑस्किलेशन इज द सेम। एक इमेज सरफेस होता है जिस पॉइंट पर सारे फेस ऑफ ऑस्किलेशन क्या होता है, वेव का सेम होता है, उसको अपन क्या बोलते हैं, वेव फ्रंट बोलते हैं। अब अपन को सिंगल स्लिट का एक्सपेरिमेंट, आप देखो ये पढ़ना आप, अगर आपने पढ़ा होगा फ्रॉन ऑफर सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट पढ़ा होगा तो वहाँ पर आपने देखा होगा जो प्लेन प्लेन वेव फ्रंट्स ओनली होता है ना, वही क्या करता है, सिंगल स्लिट बनाता है। अगर आपने फ्रॉन ऑफर पढ़ा होगा तो ये आपको पता होगा, क्योंकि प्लेन वेव फ्रंट क्या होता है कि स्ट्रेट लाइन होती है, इन्फिनिटी में आप उसको क्या होता है कि सिंगल स्लिट दे सकता है। तो पहले ये फ्रॉन ऑफर पढ़ लेना, उसके बाद समझ में आ जाएगा, इतना हार्ड क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, क्लियर? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए स्टूडेंट ये वाला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन पढ़ लीजिए। आपको बोला फ्रेनेल बाइप्रिज्म का एक्सपेरिमेंट है, वेवलेंथ दी हुई है आपको, आपको थिकनेस दी हुई है और आपको एक लाइन भी पूछी है कि इफ द सेंट्रल फ्रिंज इज शिफ्टेड थ्रू डिस्टेंस इक्वल टू द स्पेसिंग बिटवीन सक्सेसिव ब्राइट फ्रिंजेस। ठीक है, सक्सेसिव ब्राइट फ्रिंजेस का मतलब ये हुआ कि बीटा डिस्टेंस पर उन्होंने शिफ्ट करा है। ठीक है, आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा कि म्यू माइनस वन टी इक्वल टू एन लैम्डा होता है। यहाँ पर एन की वैल्यू वन ले लेंगे क्योंकि एक ही शिफ्ट करा है, तो क्या हो जाएगा, म्यू माइनस वन इंटू टी इक्वल टू हो जाएगा लैम्डा। म्यू निकालना मुझे, तो म्यू माइनस वन, टी कितना दिया स्टूडेंट, टी दिया आपको 1.1 माइक्रोन, तो वन हो जाएगा 10⁻⁻⁶। लैम्डा कितना दिया हुआ है 550, तो 550 इंटू 10⁻⁻, नैनोमीटर थी तो इसमें 9 लिख दूँ, तो म्यू माइनस वन इक्वल टू आ जाएगा 550 10⁻⁹ 1.1 इंटू 10⁻⁻⁶। ठीक है, इसको सॉल्व करोगे तो 0.550 1.1, ये हो जाएगा 0.5। ठीक है, तो म्यू माइनस वन इक्वल टू आ गया 0.5, तो म्यू कितना आ जाएगा 1.5। कौन सा क्या हो जाएगा, सेकंड इज द राइट आंसर। अगली बात समझ में? ठीक है, चलिए अगले देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है,
In a single slit diffraction pattern, the intensity of the principal maximum is I naught on doubling the slit width. याद रखना कि इंटेंसिटी होती है, it does not depend on slit width. ठीक है, आगे बात समझ में। इंटेंसिटी बेसिकली क्या होती है, पावर से इंटेंसिटी आती है, तो इंटेंसिटी स्लिट विड्थ पे डिपेंड नहीं करती है। इसका मतलब अगर पहले आई थी तो अभी भी आई रहेगी, इसका मतलब पहले आई नोट थी तो अभी भी आई नोट रहेगी, तो आंसर क्या आ जाएगा, थर्ड आंसर आ जाएगा। ठीक है, इस पेपर के बाद मैं आपको बताऊंगा कि फिजिक्स के अंदर एक्चुअल में प्रिपरेशन कैसे करनी चाहिए। ठीक है ना, चल आगे देखो। ये क्वेश्चन मैंने पढ़ाया हुआ है, मैंने कराया हुआ भी है। बोला इन लिक्विड ड्रॉप एट इंटरवल बिटवीन द पेनो कॉन्वेक्स लेंस एंड द ग्लास प्लेट इन न्यूटन रिंग्स। मुझे बताओ न्यूटन रिंग्स के अंदर रेडियस ऑफ द nth डार्क रिंग आर एन इज गिवन बाय, आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा आर एन का स्क्वायर इक्वल टू एन आर लैम्डा पढ़ा। और आपको पता होना चाहिए कि अगर इसके ये रेडियस म्यू मिलाने पर, अगर इसके अंदर मीडियम कुछ मिला दिया तो ये रेडियस जो होगी आर एन का स्क्वायर डैश कर लेते हैं, ये हो जाती है एन आर लैम्डा बाई म्यू। क्योंकि म्यू जो है पहले एयर थी, अब क्या तुमने मिला दिया, लिक्विड मिला दिया, और लिक्विड का जो म्यू होता है वो 1 से बड़ा होता है, मतलब एयर से ज़्यादा होता है। दैट्स वाई क्या हो जाएगी, ये ज़्यादा है तो आर एन स्क्वायर क्या हो जाएगा, आर एन स्क्वायर कम हो जाएगा, तो आर एन कम हो जाएगा तो रेडियस कम हो जाएगी। तो रेडियस पहले इतनी थी अब इतनी होगी, तो मतलब क्या हो जाएगा, श्रिंक हो जाएगा, पहले के कंपेयर क्या हो जाएगा, श्रिंक हो जाएगी। तो आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा। आगे बात सुन में क्लियर, कॉन्सेप्ट सारे क्लियर होने चाहिए कि म्यू बढ़ेगा तो इसका मतलब क्या हो गया, जो रेडियस थी वो और छोटी हो जाएगी, मतलब श्रिंक हो जाएगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए ये क्वेश्चन तो मैंने पढ़ाया हुआ आपको, कुछ नहीं करना, एक्सरे का वीडियो देख लेना, वहीं पूरा समझाया हुआ कि इलेक्ट्रॉन ही होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आप मानोगे जो मैं 17-18 वीडियो डाला है फिजिक्स के अंदर, उसमें बहुत कंसाइज वे में डाले हुए हैं। मैक्सिमम क्वेश्चन उसी में से आपको देखेंगे, क्योंकि मैंने लगभग सब टॉपिक डाल दिए, और जो टॉपिक बचे वो मैं करा दूंगा। ठीक है, अब अगला देखो, द स्पीड ऑफ ए फास्ट मूविंग पार्टिकल हुज टोटल एनर्जी इज ट्वाइस द मास एनर्जी ऑफ द पार्टिकल एट रेस्ट इज नियरली। देखो ये भी मैंने अभी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी कराया था, उसके अंदर करा दिया। ये बोला द स्पीड ऑफ ए फास्ट मूविंग पार्टिकल हुज टोटल एनर्जी इज ट्वाइस द, टोटल एनर्जी जो है ना उसकी, टोटल एनर्जी जो है ट्वाइस द रेस्ट मास ऑफ एनर्जी। रेस्ट का कितना होता है, एम नॉट सी स्क्वायर। ठीक है, टोटल कितना हो जाएगा, टी टोटल होगा, ये हो जाएगा एम नॉट सी स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस वी स्क्वायर सी स्क्वायर। ये फॉर्मूला याद रखना टोटल का, और ये 2 एम नॉट सी स्क्वायर, एम नॉट सी स्क्वायर से कट गया, यहाँ से आया 1 माइनस वी स्क्वायर अपन सी स्क्वायर 1/4 आ गया, तो वी स्क्वायर अपन सी स्क्वायर आ गया 3/4, और यहाँ से आ जाएगा वी इक्वल टू आ जाएगा √3/2 इंटू सी। √3 होता है 1.732 डिवाइड बाई 2, उसको कट गया, उसका स्टूडेंट आंसर आ जाएगा 0.86, ऐसा कुछ आएगा, 7 कुछ आएगा। तो इसका अपन सिग्निफिकेंट नंबर लेंगे तो 0.87 देंगे। ठीक है, अगला वाला आंसर आ जाएगा। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए स्टूडेंट अगला क्वेश्चन देखिए। The ability of an optical instrument by which it can form separate images of two close object is known as resolving power होती है। कल ही बताया था मैंने जब मैं इसके सॉल्यूशन कराया था, ये सारी चीज़ें पढ़ के जाना। मैग्नीफाइंग पावर होती है, कितना बड़ा कर सकता है। ऑप्टिकल पावर होती है, P = 1/f होती है। डिस्पर्सिव पावर होती है, कितना डिस्पर्सन करते हो, ये सब चीज़ें पढ़ के जाना। ठीक है ना, तो इसका आंसर क्या होगा, रिजॉल्विंग पावर, मैंने बताया हुआ आपको। देखते हैं क्या बोल लीजिए आप। मैंने एक स्टूडेंट आपको फॉर्मूला बताया था, एस बराबर पिछले वीडियो में थीटा एल इंटू सी। ठीक है, ऑप्टिकल रोटेशन का बताया था। तो अगर थीटा निकालना तो थीटा क्या होगा, एस एल इंटू सी। ठीक है, तो थीटा जो प्रपोजनल हो जाएगा एल इंटू सी हो जाएगा, एस आपका कांस्टेंट है। अब मेरी बात सुनिए, पहले थीटा कितना था, पहले थीटा था 13, उसको मान लेते के मान लेते। ठीक है, और लेंथ कितनी थी आपकी 20, और कंसंट्रेशन सी थी, ये था। अब उसको मान लेते हैं, अब थीटा कितना हो गया, एस थीटा डैश मान लो, के तो सेम रहेगा। अब इन्होंने क्या 20 कितना कर दिया, 30 कर दिया, क्या कर दिया 30 कर दिया, और कंसंट्रेशन 1/3 कर दी, C/3 कर दी। तो बताओ कितना आ गया 10, पहले 20 था अब 10 बन गया। तो पहले 13 था, इसका मतलब आधा बन जाएगा, 20 का आधा कितना होता है 10 होता है, तो यहाँ पर भी 13 का आधा हो जाएगा। 13 का आधा कितना होता है 6.5 होता है। तो इसका मतलब एंगल ऑफ रोटेशन कितना हो जाएगा, आधा हो जाएगा, क्योंकि एंगल ऑफ रोटेशन डिपेंड करता है एल इंटू लेंथ ऑफ ट्यूब और कंसंट्रेशन को। ठीक है ना, आगे बात समझ में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलो ये वाला क्वेश्चन देखो, ये वापस क्वेश्चन आ गया थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, इसलिए मैंने बोला था थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी जो मैंने वीडियो कराया उसको अच्छे से देख लेंगे। भैया रेस्ट मास कितना होता है एम नॉट, और मूविंग मास कितना होता है, मूविंग मास अगर कोई पार्टिकल मूविंग कर रहा है तो उसका मास होता है 1 माइनस
वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, ठीक है। जब उसकी वेलोसिटी लाइट की वेलोसिटी की इक्वल होती है तो मास क्या होता है, मुझे बताओ, मास तक वन में से कुछ चीज़ माइनस हो रही है तो वो चीज़ जो आएगी छोटी आएगी, तो ये जो डिनोमिनेटर पार्ट है वो वन से छोटा होगा। अगर वन से छोटा होगा तो ये एम नॉट की वैल्यू बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी, बढ़ेगी। सोचो अगर वी सी के बराबर हो जाएगा ना, तो यहाँ रखो वी और सी बराबर रखो, तो ये हो जाएगा एम नॉट वन माइनस वन इक्वल इन्फिनिट हो जाएगा। इसका मतलब वेलोसिटी बढ़ने पर आपका मास क्या होता है, बढ़ता है। तो ये पूछता है व्हाट हैपेंस टू द रिलेटिव मास ऑफ मूविंग पार्टिकल व्हेन इट्स वेलोसिटी इंक्रीज। तो वेलोसिटी इंक्रीज होने पर मास इंक्रीज होगा, क्या होगा, इंक्रीज होगा, ठीक है, हमेशा इंक्रीज होता रहेगा। और जब मास इन्फिनिटी हो जाएगा कब, जब उसकी वेलोसिटी लाइट की वेलोसिटी के बराबर हो जाएगी। अगर आपकी वेलोसिटी लाइट की वेलोसिटी के बराबर हो जाए तो आपका मास क्या आएगा, इन्फाइनाइट मास आएगा, ठीक है, क्लियर। वहीं लेंथ जो होती है वो कॉन्ट्रैक्शन होती है। लेंथ का मैंने बताया था, लेंथ का फॉर्मूला होता है एल नॉट वन माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। तो वन माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर अगर मल्टीप्लाई होता है तो वो चीज़ क्या होती है, छोटी हो जाती है, और डिवाइड में होता है तो वो चीज़ बढ़ती है। ये तीनों चीज़ें ध्यान रखना। ओके, चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन कीजिए। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, देखो, फ्रेनल बाई प्रिज्म। हमेशा एक फिर फ्रिंज विड्थ का ये फॉर्मूला याद रखो, बीटा डी लैम्डा अपॉन टी। अभी क्या बोल रहा है कि बिटवीन द स्लिट, स्लिट क्या होता है, ये डी जो होती है वो क्या होती है, स्लिट के बीच की डिस्टेंस होती है। तो अगर डी को आप बढ़ाओगे तो ऑब्वियसली बीटा क्या होगा, कम होगा। तो डी बढ़ाने में बीटा कम होता है, जिसका मतलब क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगी। देखो एक चीज़ आ रहा है ना, फिजिक्स के पेपर में उसके ज़्यादा मार्क्स आएंगे जो फॉर्मूला ज़्यादा पढ़ के जाएगा। आप देख रहे हो किस टाइप क्वेश्चन आ रहा है फिजिक्स के अंदर। फिजिक्स के अंदर सिंपल सा ऐसा क्वेश्चन आ रहा है, मतलब न्यूमेरिकल कम पूछे जा रहे हैं, फॉर्मूला बेस्ड ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जा रहा है। अगर आपको फॉर्मूला याद है तो बोलेंगे अगर ये वैल्यू कम होगी तो वो वैल्यू क्या होगी, वो वैल्यू कांस्टेंट रहेगी या बढ़ेगी। तो इस टाइप के क्वेश्चन ज़्यादा आ रहे हैं, तो ध्यान रखना फॉर्मूले बहुत जरूर पढ़ना। आगे बात समझ में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए स्टूडेंट ये देखते हैं, बोल रहा है द मैग्नेटिक वेक्टर रिप्रेजेंटिंग प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कंसिस्टिंग ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैज द सेम डायमेंशन एज दैट वन। इसको ये इसका मतलब होता है पॉइंटिंग वेक्टर, और पॉइंटिंग वेक्टर होता है x बराबर ई क्रॉस एच, राइट है। और इसकी जो डायमेंशन होती है वो सेम होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पावर डेंसिटी के बराबर, किसके बराबर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पावर डेंसिटी के बराबर। तो ये लिख लो, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वाला क्वेश्चन देखते हैं। सबसे मैं समझाता हूँ कि ब्रैग्स लॉ होता क्या है, ठीक है। ब्रैग्स लॉ बोलता है एन लैम्डा इक्वल टू होता है 2d साइन थीटा। अगर मैं एन की वैल्यू 1 लूँ, ठीक है, तो लैम्डा इक्वल टू क्या हो गया, 2d साइन थीटा। अगर कुछ नहीं दिया तो एन की वैल्यू, मुझे बताओ लैम्डा का इंटरवल क्या होगा। तो वो साइन थीटा की वैल्यू जो होती है वो क्या होती है, -1 से 1। तो बताओ 2d साइन थीटा की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होगी, इसकी होगी -2d से लेकर 2d, क्योंकि 2d नेगेटिव नहीं हो सकता, मतलब 0 से लेकर 2d तक इसकी लैम्डा की वैल्यू होनी चाहिए, तभी आपका क्या होगा, ब्रैग्स लॉ लगेगा। अब अगर लैम्डा की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 2d है तो सिंपल सी बात है, ब्रैग्स लॉ नहीं लग सकता, ठीक है, क्योंकि लैम्डा की वैल्यू इंटरवल क्या होना चाहिए, 0 से 2d के बीच में होना चाहिए। लेकिन अगर 2d से ज़्यादा है तो ऐसी कंडीशन के अंदर ब्रैग्स रिफ्लेक्शन बाय क्रिस्टलन एक्स रे बीम कैन नॉट ऑकर। आगे बात समझ में, ये होता है ब्रैग्स लॉ, क्लियर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन देखो स्टूडेंट, सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल्स लाइक आयरन एंड इट्स alloys are used in the manufacture of permanent magnet for the toys, magnet used in measuring meter of current and voltage, course of transformer employed in power generation। देखो जो ट्रांसफार्मर की जो आउटर पार्ट जो होता है वो सॉफ्ट मटेरियल आयरन जो होता है, जो सॉफ्ट आयरन होता है उसी से बना होता है, उसके एलॉय से बना होता है। तो ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, अगर आपने पढ़ा होगा तो आप करके आ जाओगे, बाकी इसमें ऐसा कुछ नहीं है। इन एन इनिशियल फ्रेम ए फ्री पार्टिकल, ये होता है प्रिंसिपल ऑफ इनर्शिया। प्रिंसिपल ऑफ इनर्शिया क्या बोलता है, मैं न्यूटन का फर्स्ट लॉ बोलता हूँ। ए न्यूटन इनर्शियल फ्रेम इज ए, मैं बता देता हूँ, इनर्शियल फ्रेम इज ए रेफरेंस फ्रेम व्हेन ए फ्री पार्टिकल, एक मिनट इसको छोटा छोटा करता हूँ मैं, हाँ, ट्रेवल्स इन ए स्ट्रेट लाइन, ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन एट कांस्टेंट स्पीड और एट रेस्ट, इनर्शिया प्रिंसिपल, ठीक है, इसमें कोई बताने वाली बात नहीं है। अगला देखो, चलो स्टूडेंट इस क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि when a beam of ordinary light is passed through a circuit, the light split into O ray and E ray, ठीक है, which of the following statement is true। अब सबसे पहले ये पढ़ लो, देखो ये पूरी थ्योरी में लिखी है, when ordinary light is allowed to pass through calcite और quartz, आपने अगर पोलराइजेशन पढ़ा होगा तो सब कुछ लिखा होगा इसमें, it split into two reflected beam O ray and E ray and both are plane polarized light। देखो पहले पॉइंट के अंदर आंसर आपका आ गया। जब ऑलरेडी जो ऑर्डिनरी लाइट होती है, कैल्साइट का क्रिस्टल होता है, उससे पास होती है तो दो पार्ट में डिवाइड हो जाती है, एक तो ओ रे और एक ई रे।
तो दोनों ही कैसी होती है, प्लेन पोलराइज होती है। अब इसका आगे जो लिखा हुआ है सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इन सबको आप नोट कर लो। पहला पॉइंट है द फिनोमेना ड्यू टू विच वाइब्रेशन ऑफ लाइट वेव्स आर रेस्ट्रिक्टेड इन पर्टिकुलर प्लेन इज कॉल्ड पोलराइजेशन। पोलराइजेशन पढ़ा होगा आपने, मैं पढ़ाऊंगा, अभी पढ़ाया नहीं मैंने। इन एन ऑर्डिनरी बीम ऑफ लाइट फ्रॉम ए सोर्स द वाइब्रेशन ऑकर नॉर्मल टू द डायरेक्शन। ये सारे पॉइंट पढ़ लेना, सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट, ठीक है ना, ये तीनों पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है। आगे बात समझ में, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बोथ ई रे और ओ रे आर पोलराइज्ड, और कैसी प्लेन पोलराइज होगी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बोला टू लाइन्स है ए और बी, एक्सरे गिव्स फर्स्ट ऑर्डर रिफ्लेक्शंस मैक्सिमम एट एंगल ग्लेसिंग एंगल 30 डिग्री। देखो अब वापस ब्रेक लॉ लगाएंगे अपन, एन लेमडा बराबर 2d साइन थीटा। अब ए वाले के लिए एन ए लेमडा ए इक्वल टू 2d सैम रहता है और ये साइन थीटा है। वैसे बी वाले के लिए एन बी लेमडा बी 2d साइन थीटा बी। अब क्या क्या दिया देखो, क्वेश्चन थोड़ा ध्यान से पढ़ना। फर्स्ट ऑर्डर रिफ्लेक्शन मैक्सिमम ऑफ ग्लेसिंग एंगल, जो ए का ना, ए का एन इक्वल टू 1 है और एंगल कितना है 30 डिग्री है। और जो बी वाला है उसके लिए एन जो है वो 3 है और एंगल कितना है उसके लिए 60 डिग्री। इसका मतलब ये हुआ कि एन ए, अब मैं इसको फॉर्मूला लगाता हूँ, एन ए यहाँ पर ऐसे उसको नीचे लिख रहा हूँ मैं, ये जगह 1 इंटू लेमडा ए 2d सेम रहेगा, ये जगह साइन थीटा 30 डिग्री ए के लिए। बी के लिए 3 हो गया क्योंकि उसने 3 दिया हुआ है। लेमडा बी है 2d सेम रहेगा, स्पेसिंग सेम रहेगी, एंगल कितना हो गया 60 डिग्री। ठीक है, दोनों को डिवाइड कर दिया मैंने, ये फर्स्ट इक्वेशन सेकंड इक्वेशन डिवाइड कर दो। फर्स्ट है तो लेमडा ए अपॉन 3 लेमडा बी इक्वल टू साइन 30 अपॉन साइन 60। ठीक है, तो अपन को निकालना क्या है, अपन को दिया हुआ क्या है, अपन को दिया हुआ बी की दी हुई, बी कितना दिया 0.098 और ए निकालना है। तो ए कैसे निकालोगे, तो लेमडा ए कितना आ जाएगा 3 टाइम्स ऑफ लेमडा बी साइन 30 साइन 60। तो ये हो जाएगा लेमडा ए इक्वल टू 3 लेमडा बी डिवाइड 1/√3, क्योंकि साइन 30 होता है 1/2 और वो √3/2, ये कट को हो जाएगा। लेमडा इक्वल टू कितना आ गया √3 टाइम्स ऑफ लेमडा बी, तो √3 लेमडा बी दिया 0.098 समथिंग दिया। सॉल्व करेंगे तो आपका आ जाएगा 0.1697, जो कि अप्रोक्सीमेटली 0.170 के बराबर चलेगा। आंसर क्या हो जाएगा, ए इज द राइट आंसर। आगे बात समझ में, तो ब्रैग लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्सेल पूरा पढ़ लेना, मैंने पढ़ाया हुआ है, 2 से 3 क्वेश्चन कम से कम आएंगे इसका, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए स्टूडेंट ये वाला क्वेश्चन देखिए, अल्ट्रासोनिक वेव्स प्रोपोगेटिंग थ्रू ए मीडियम कैन बी डिटेक्टेड बाय लाइट मीटर। नहीं, ये सब को थ्योरी है, आपको थोड़ा पढ़ना पड़ेगा। इसका थर्मल डिटेक्टर से अपन क्या करते हैं, इसका जो अल्ट्रासोनिक वेव है उसको अपन डिटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। ये बात समझ में। 2018 का शिफ्ट 2 का जो पेपर था, उस पेपर में फिजिक्स के 6 क्वेश्चन जो थे वो थियोरेटिकल क्वेश्चन थे, वो कोई कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन नहीं, इसलिए मैं उसको सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि उसको सीधे चीज़ें याद रखनी है। जैसे अभी मैंने बताया अल्ट्रासोनिक को थर्मल डिटेक्टर से मेजर करते हैं, तो ये सब चीज़ें पता होनी चाहिए। अगर आपने पढ़ा होगा तो आप करके आ जाओगे, बाकी इसके अंदर कॉन्सेप्ट नहीं है। मैं कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन कर रहा हूँ जो आपसे सॉल्व नहीं हुए हैं। ये क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग पार्टिकल इन मोशंस हैविंग सेम काइनेटिक एनर्जी हैज द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ। वेवलेंथ लॉन्गेस्ट होनी चाहिए, तो लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन पी होता है, उसको लिखते हैं एच अपॉन रूट ऑफ 2m मल्टीप्लाई के। अब के ही सबका सेम है, इसका मतलब जिसका मास सबसे कम होगा उसका लैम्डा सबसे ज़्यादा होगा। मास इन चारों में सबसे कम किसका होता है, ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन कम होता है, इलेक्ट्रॉन का मास सबसे कम होता है 9.1 × 10⁻31 kg। और सबसे ज़्यादा किसका होगा, अल्फा पार्टिकल, तो इसकी वेवलेंथ सबसे कम होगी, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा, ए इज द राइट आंसर। चलो अगला देखते हैं। देखिए स्टूडेंट क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि डिफ्रेक्शन पैटर्न ड्यू टू सिंगल स्लिट हैज बीन ऑब्टेन, ठीक है, चलेगा बीम ऑफ रेड लाइट ऑन रिप्लेसिंग द रेड लाइट बाय वायलेट। रेड लाइट को तुमने वायलेट में कर दिया, ठीक है। आपको पता होगा विबग्योर, ऐसे जाने पर क्या होता है, वेवलेंथ क्या होती है, बढ़ती है। तो रेड लाइट की वेवलेंथ ज़्यादा है वायलेट से, ठीक है। तो आपने वेवलेंथ बढ़ाई। अब आपको देखो सिंपल से एक फॉर्मूला याद रखना फ्रिंज का, बीटा डी लैम्डा अपॉन डी। डिफ्रैक्शन का भी लैम्डा अपॉन डी होता है, सबका याद रखना, ठीक है ना। अब अगर आपने लैम्डा कम कर दिया तो बीटा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो कम हो जाएगा तो इस स्पेस में क्या हो जाएगा, फ्रिंज विथ, जो भी फ्रिंज विथ होगी ना वो बिल्कुल कम हो जाएगी। तो इसका मतलब क्या हुआ, डिफ्रेक्शन बैंड बिकम नैरो, ये जो होंगे ना नैरो हो जाएंगे, क्यों, जगह बीटा कम हो गया। एंड क्राउडेड टुगेदर, मतलब जहाँ 10 आनी चाहिए थी वहाँ 10 की जगह 20 आ जाएगी, क्योंकि उस स्पेस के अंदर छोटी छोटी होगी। तो दैट्स वाई क्या हो जाएगा, डिफ्रेक्शन बैंड्स बिकम नैरो। देखो उसका फॉर्मूला होता है लैम्डा अपॉन डी, लेकिन मैं आपको फ्रिंज विड्थ से बता रहा हूँ।
थीटा इक्वल टू लैम्डा अपॉन डी, लैम्डा कम हो गया तो थीटा कम हो गया, मतलब उस स्पेस के अंदर क्या होगा, ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगा और उस स्पेस के अंदर ज़्यादा डिफ्लेक्शन स्लिट बनने स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है ना, बैंड ज़्यादा बनने स्टार्ट हो जाएंगे। तो आंसर क्या हो जाएगा, डिफ्लेक्शन बैंड बिकम नैरोअर एंड क्राउड टुगेदर। अगला क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन सिर्फ ज़्यादा कोई क्वेश्चन थ्योरेटिकल ज़्यादा आते हैं, डेफिनेशन वाइज आता है। जैसे देयर टू रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ मटेरियल ए इज स्लाइटली मोर देन यूनिटी व्हाइल दैट ऑफ मटेरियल बी इज स्लाइटली लेस देन यूनिटी, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिड्यूसिंग मटेरियल ए एंड बी इज करेक्ट। भाई सिंपल सी बात है, देखो बी वाले की लेस देन है, ठीक है, और ए वाले की मोर देन है। तो रिलेटिव परमिटिविटी क्या होता है, मैं वो सिंपल से बोलता हूँ, रिलेटिव परमिटिविटी म्यू आर, ठीक है ना। तो ये होता है एयर के रेस्पेक्ट में, ठीक है, मीडियम की परमिटिविटी। अब इसकी अगर वैल्यू, ध्यान रखना, अगर इसकी वैल्यू यूनिटी से ज़्यादा है तो मेटेरियल कैसा होता है, पैरामैग्नेटिक होता है, और यूनिटी से कम है तो इसका मतलब क्या होता है, वो डायमैग्नेटिक होता है। ये नॉर्मल एनसीईआरटी में पॉइंट मिल जाएगा। तो याद रखना, म्यू आर की वैल्यू अगर 1 से ज़्यादा है तो पैरामैग्नेटिक, मतलब उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड होगा, और म्यू आर की वैल्यू लेस देन 1 है तो इसका अंदर मतलब क्या होगा, वो डायमैग्नेटिक या फिर मैग्नेटिक नहीं होगा। डायमैग्नेटिक क्या होता है, जिसके अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होती है वो कम होती है। आगे बात समझ में क्लियर हो गया। अच्छा अगला देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट कैन नॉट कन्वर्ट ऑर्डिनरी अनपोलराइज्ड लाइट एट ए पर्टिकुलर पोलराइज और प्लेस पोलराइज्ड लाइट। पोलराइजेशन मैं कराऊंगा आपको, तब मैं आपको अच्छी तरह बताऊंगा कि डिफ्रैक्शन होगा ना, वो आंसर होगा, मैं बताऊंगा आपको। अगला चैप्टर जो पोलराइजेशन कराऊंगा तो ये सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। अभी थोड़ा सा एक बार आपने पढ़ा होगा तो आपको समझ में आ जाएगा डिफ्रैक्शन क्यों, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखो स्टूडेंट, ये सबको पता है कि पॉइंटिंग वेक्टर क्या होता है, एस बराबर ई क्रॉस एच होता है, ठीक है। द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स पॉइंटिंग वेक्टर, ये सब थोड़ा पढ़े होने चाहिए स्टूडेंट, बस थ्योरेटिकल क्वेश्चन कुछ नहीं है। इसकी यूनिट जो होती है वो होती है वॉट पर मीटर स्क्वायर, ये सब चीज़ याद करके जाना, ठीक है। आगे देखो, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, इतना इजी क्वेश्चन आया था सिर्फ 2 का पेपर का, अगर आराम से, अगर आप जिसने थ्योरी भी पढ़ी, नंबर की ज़्यादा नहीं किए, वो भी 23 24 25 क्वेश्चन आराम से कर सकते हैं। एन एक्सीलरेटेड इलेक्ट्रिक चार्ज, रखना कि अगर कोई चार्ज स्टेशनरी है तो इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा करता है, चार्ज अगर एक्सीलरेटिंग है तो वह इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों पैदा करते हैं, ठीक है। ये पहली लाइन लिखी हुई है एनसीईआरटी की, जब आप मैग्नेटिक फील्ड स्टार्ट करते हो ना तो पहली लाइन होती है। क्लियर, बहुत इजी क्वेश्चन है। अगला देखो, क्वेश्चन देख लो स्टूडेंट, इंटरफेरेंस इफेक्ट्स आर पॉसिबल ड्यू टू सुपरपोजिशन ऑफ टू वेव्स इन सर्टेन रीजन ऑफ स्पेस। मैंने इंटरफेरेंस के अंदर बताया हुआ है कि इंटरफेरेंस जो होता है वो ट्रांसफर वेव और लॉन्गिट्यूडल वेव दोनों में होता है, जबकि पोलराइजेशन सिर्फ ट्रांसफर वेव में होता है। आगे बात समझ में, तो ये चीज़ याद करके चल जाना, ट्रांसफर वेव और लॉन्गिट्यूडल वेव जो होती है वो दोनों आपको इंटरफेरेंस दे सकती है। क्लियर। तो अपन देख सकते हैं कि इस पेपर के अंदर मोस्टली क्वेश्चन थ्योरेटिकल थे, न्यूमेरिकल क्वेश्चन कम थे। तो मैं आपको बोलूँगा कि हर सारे चैप्टर के फॉर्मूले याद कर लो, उनकी थ्योरी पढ़ो, कौन सी चीज़ किस पर डिपेंड करती है, ये सब चीज़ें देखो, ठीक है। तो ये सब चीज़ें पढ़ो, बस फटाफट ये सब चीज़ें पढ़ लो, जिसके अंदर आपके आराम से 25 नंबर आराम से आ जाएंगे 30 में से, अगर आपने थ्योरी अच्छे से पढ़ी हो। वापस बोलो, एनसीईआरटी 11 12 पढ़ लो, आपके पास टाइम है तो एससी वर्मा पढ़ लो, फॉर्मूले ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज कर लो, और फॉर्मूला किस पर डिपेंड कर रहा है। आपने देखा होगा कैसे क्वेश्चन क्वेश्चन है डिपेंड वाले, कि लैम्डा कम कर देंगे तो बीटा क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, रेड लाइट को आपने वॉयलेट कर दिया, मतलब कहीं ना कहीं क्वेश्चन फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन ज़्यादा आ रहे हैं, और इतने न्यूमेरिकल हार्ड न्यूमेरिकल नहीं आ रहे हैं। तो हार्ड न्यूमेरिकल नहीं करना है, थ्योरी पर ज़्यादा ध्यान देना है, और कौन सी चीज़ किस पर डिपेंड करी, ये चीज़ का ध्यान देना है। अगर इतना आप कर लोगे तो आपकी फिजिक्स में बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे, ठीक है। तो मैं बताता हूँ मेरे ख्याल से फिजिक्स में किस हिसाब से प्रिपरेशन करनी चाहिए। फिजिक्स के अंदर थ्योरी पार्ट को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दो, सारे चैप्टर की थ्योरी पढ़ो, ठीक है, फर्स्ट थ्योरी पढ़ो, सेकंड फॉर्मूले सारे जितना हो सकता है उसके फॉर्मूले पढ़ो, और फॉर्मूला किस किस पे डिपेंड करता है, मतलब जैसे फोर्स फोर्स एम और ए पे डिपेंड करता है, ऐसे जितने भी फॉर्मूले हैं किस किस पे डिपेंड करते हैं वो याद कर लो, ठीक है। थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट जो एनसीईआरटी में लिखे होते हैं, एनसीईआरटी में वो जरूर पढ़ना, क्योंकि एनसीईआरटी के पॉइंट डायरेक्ट टू डायरेक्ट आते हैं। तो ये तीनों चीज़ अगर आप कर लेते हो तो इजीली आप आराम से फिजिक्स के अंदर 30 में से 25 क्वेश्चन ला सकते हो। और सबसे दूसरी बात, मैथ्स का पेपर लेंथी आता है, मैथ्स का पेपर आराम से आपका 40 मिनट खाएगा, लेकिन फिजिक्स का पेपर आप 20 मिनट में कर लोगे 30 क्वेश्चन, क्योंकि सारे क्वेश्चन थ्योरेटिकल आते हैं, लगभग लगभग थ्योरेटिकल आते हैं, 4-5 न्यूमेरिकल या 7-8 न्यूमेरिकल मैक्सिमम, उससे ज़्यादा क्वेश्चन जो न्यूमेरिकल नहीं आते। तो थ्योरेटिकल क्वेश्चन अगर आपको याद है तो आप सीधा आंसर मार्क कर दोगे, तो आप 20-25 मिनट के अंदर फिजिक्स का पेपर कर सकते हो, जबकि मैथ्स का पेपर ऑब्वियसली 30-35 मिनट लगेगा ही लगा। तो इसके अंदर आप थोड़ा सा टाइम भी बचा सकते हो अगर आपकी थ्योरी क्लियर है तो। डायमेंशन, देखो डायमेंशन क्वेश्चन भी है तो डायमेंशन याद करके जाना है, जो भी फेमस फेमस फिजिकल क्वांटिटी है उसका डायमेंशन और उसकी यूनिट जरूर याद करके जाना, किन किन दो फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट सेम होती है,
जो फेमस होती है, जैसे इसके अंदर पॉइंटिंग वेक्टर क्वेश्चन आ गया था, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पावर डेंसिटी क्वेश्चन आ गया था। तो इस टाइप के क्वेश्चन मैं पेपर कराने का मकसद ये है ताकि आपको पता चले कि पेपर किस हिसाब से आता है और हमको किस तरीके से पढ़ना है। समझ में आई बात? पुराने पेपर देखने से यही फायदा होता है कि एक पैटर्न पता चलता है कि एग्जाम किस तरीके से कराया जाता है, कि उसका क्या मतलब क्या तरीका, किस टाइप से क्वेश्चन आते हैं। आप देखोगे 2016 से लेकर 2018 पेपर उठाओगे आप, तो आपको फिजिक्स का पेपर एक जैसे लगेगा कि ये टॉपिक में से क्वेश्चन उसमें भी आए, इधर भी आए, हमेशा आए। तो ऐसा ही अगली बार भी होगा। आई बात समझ में? फिजिक्स के अंदर मॉडर्न फिजिक्स, एक्सरे, जो अपने टॉपिक पढ़ाए हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वाला, इंटरफेरेंस वाला, पोलराइजेशन वाला, डिफ्रैक्शन वाला, ये सब चीज़ें इतनी इंपॉर्टेंट है, इसी में से क्वेश्चन बनेंगे। कोई स्टूडेंट ये रे ऑप्टिक्स पढ़ रहा है या पता नहीं दुनिया भर की चीज़ें पढ़ रहा है, आप सबसे पहले जो प्रीवियस ईयर के अंदर क्वेश्चन आए हैं उसको आप देखिए और आप खुद पता लगाइए कि ये टॉपिक मुझे ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगा, उस टॉपिक को पहले कीजिए और फिर टाइम बचता है तो फिर बाकी टॉपिक कीजिए। आगे बात समझ में? चलो इस वीडियो के अंदर आप इतना ही करेंगे। अब अपना अगला एक जो टेस्ट पेपर जो बच गए हैं वो मैं सॉल्व कराता हूँ फटाफट, ये वाला आप इंजॉय कीजिए। चलो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।